हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर कक्षा 10 गणित 2026-27 का जो हमारा पेपर होगा उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आज मैं लेकर के आया हूँ 2024 का सेट नंबर 7 है ना, जिसका कोड है 822 IB। इसको आज हम यहाँ पर करेंगे। तो बोर्ड परीक्षा की एक बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 2024 का सेट नंबर 7 का बहुविकल्पी वाले का पहला प्रश्न है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। A है हमारा 1, B है 2, C है 3 और D है 4। देखो प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि ये जो 65 और 117 का HCF है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, 65P - 117। तो इसको हम लिखते हैं, देखो 65P - 117 बराबर क्या होना चाहिए, HCF ऑफ किसका HCF हो, इस 65 और 117 का। ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 65 और 117 का HCF निकालेंगे। तो जब हम 65 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये 5 जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 तिहाई 15 और 13 अभाज्य संख्या, 13 एकन्नम 13। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 5 × 13। इसी तरीके से जब हम 117 का निकालेंगे तो ये देखो 7 × 8 = 9, इसका सम जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। फिर हम काटेंगे तो ये आएगा, देखो 3 एकन्नम 3 और 3 × 3 = 9, यानी कि 117 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 × 3 × 13। अब इसका जब हम HCF निकालेंगे तो देखिए HCF क्या है, जो उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ कौन है, इसमें 13 है, तो इसका HCF आ जाएगा 13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको कि 65P - 117 बराबर HCF कितना आ रहा है, 13। अब हम यहाँ निकालते हैं, देखो 65P बराबर यहाँ कितना है 13 और ये माइनस 117 इधर जाएगा तो प्लस का 117 हो जाएगा। तो देखो 65P बराबर, अब 117 में 13 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 130/65। 65 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो P बराबर कितना आता है, 2। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये P वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 2, इसमें देखो कि 2 tan 45 अपान 1 + tan² 45 का मान कितना है, -1 है, 0 है या 1 या फिर 2, कौन सा होगा। देखो यहाँ पे है कि 2 tan 45 अपान 1 + tan² 45। तो यहाँ पे देखो tan 45 का मान 1 होता है तो 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + tan² है, tan 45 का 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करें तो 2 एकन्नम 2 और ये हो जाएगा 1 धन 1 का वर्ग कितना आएगा, 1। तो 2 बटे कितना आ गया, 2। 2 से हम काटेंगे कितना आएगा, 1। ऑप्शन कहाँ है, देखो ऑप्शन ये C वाला, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि 15, 18 और 24 का लासा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि 15, 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 15 का जब हम निकालेंगे तो ये कितने से आएगा, देखो 5 तिहाई 15, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 3 × 5। अब 18 का हम निकाल लेते हैं तो ये आएगा, देखो 2 × 9 = 18 और ये हो गया 3 × 3 = 9, यानी कि 18 का आ जाएगा हमारा 2 × 3 × 3। इसी तरीके से हम 24 का निकाल लेते हैं तो ये हम काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 × 6 = 12। फिर यहाँ पे जाएगा 2 तिहाई 6, है ना। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसका LCM निकालेंगे। तो LCM कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे है तो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। 3 देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें ज़्यादा 2 बार है तो इसको हम ले लेते हैं, 3 × 3। अब 5 यही बच रहा है हमारा, 1 3 क्यों 5 कर देंगे, सबका गुणा कर दो, 2 दूना 4 दूना 8, है ना। 8 2 दूना 4 दूना ये हो गया 8 और 3 × 3 = 9 × 5। आगे हम गुणा करेंगे तो 8 × 9 कितना होता है, 72। इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10 के 0 आता है, 5 7 35 से 36, यानी कितना आ रहा है, 360। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ये D, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4, इसमें देखो कि 148 और 185 का सरलतम रूप कितना है, 4/5, 5/7, 5/4 या फिर 7/5। संख्या है हमारे पास, देखो 148 बटे कितना है, 185। इसका हमें क्या करना है, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप निकालने के लिए आप दोनों संख्या को एक ही नंबर से काटते जाइए, तो लास्ट में जो संख्या बचेगी जो किसी भी नंबर से नहीं कर सकते, यानी कि दोनों ऊपर नीचे हर और अंश, तो वही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। दूसरी बात यह है
कि आप 148 और 185 का HCF निकाल दीजिए, उससे भाग दे देंगे तो हमारा सलतब आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम काटना चाहें तो 8 4 12 1 13 है ना, ये तो 2 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, है ना, 8 5 13 1 14, 3 से भी नहीं कटेगा, तो अलग अलग नंबर से यहाँ पे कट रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 148 और 185 दोनों का क्या निकाल लेते हैं, हम HCF निकालेंगे। तो पहले देखो, पहले हम क्या करते हैं कि 148 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 2 से काटेंगे कि 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, फिर यहाँ पे हम काटेंगे, देखो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। 37 हमारी क्या एक अभाज्य संख्या है, तो 148 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 37, ठीक। और उसके बाद 185 का हम निकाल लेते हैं, तो ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 18 में से 15 निकाला, 3 बचा, फिर 5 उतारा 35, फिर 5 सत्ते 35, तो 185 का कितना आ जाएगा, 5 गुणे 37। अब यहाँ पे आप HCF फाइंड कर सकते हैं आसानी से। 37 ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 37 इसका HCF आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 148 भागे 37 बटे 185 भागे 37। अब 37 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कई बार जाएगा, 4 बार, है ना, और 37 से 185 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कितना आ जाएगा, 4 बटे 5। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ पे है, ये देखिए पहला ए वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5, इसमें है कि पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखा निरूपित करती है। ऑप्शन क्या है, देखो -2 है, +2 है, 1/2 है और -1/2। समीकरण है हमारे पास कि 3x - y + 8 = 0 और दूसरा है 6x - py = 16। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, देखो a1 यानी कि जो x का गुणांक होता है वो a1 होगा, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में। तो a1 बराबर हो जाएगा 3 और b1 बराबर कितना आएगा, y का गुणांक -1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद 8। ये पहले समीकरण का आ गया। अब दूसरे का हम निकाल लेते हैं, तो देखो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 x का गुणांक, ठीक है, और b2 y का गुणांक क्या है, माइनस का p है, और c2 अचर पद कितना है, 16। ये हो गया। रेखा कैसी होनी चाहिए, संपाती, यानी कि समपाती। तो समपाती रेखा के लिए शर्त क्या है, ये आप बहुत भली भांति जानते होंगे। ये होती है कि a1/a2 इक्वल किसके हों, b1/b2, ये भी बराबर हो किसके, c1/c2। अब यहाँ सारी वैल्यू रखो, देखो a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 6 बराबर b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान है p बराबर c1 की वैल्यू कितनी आई है 8 और c2 की वैल्यू कितनी आई है 16। अब यहाँ पे हम देखो कंपेयर कराते हैं, तो पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, देखते हैं कितना आता है। 3/6 बराबर किसके है, -1/p। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 3 का ऋण p में आप करोगे तो कितना आ जाएगा, √3p, और 6 का ऋण 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6। तो p बराबर कितना आ जाएगा, √6 बटा का √3, तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 6 ऋण, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन तो हमें मिल गया है ना, 2 वाला हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप इन दोनों का भी कंपेयर करा के देख लीजिए। यहाँ पे देखो क्या है, यह है √1 बटा √p बराबर किसके हैं, 8/16 के। तो ऋण p का जब हम 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √8p, और ऋण 1 का जब 16 में करेंगे कितना आ जाएगा, √16। तो p बराबर कितना आ जाएगा कि √16 बटे का √8, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट होगा। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसमें है कि 3x - 2py = 2 और दूसरा है कि 2x - 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान होगा 15/4 -4/5, है ना, c है 3/5 और d है 5/3। समीकरण क्या है, देखिए पहला समीकरण है कि 3x - 2py बराबर किसके, 2 के, ये समीकरण 1 है। दूसरा है देखो कि 2x - 5y - 1, ये है हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो पहले समीकरण में हम देखते हैं तो a1 बराबर कितना में मिलता है, 3, और b1 बराबर मिलता है 2p,
और C1 बराबर मिलता है 2। इसी तरीके से दूसरे में देखते हैं तो A2 बराबर कितना है 2 और B2 बराबर कितना है 5 और C2 बराबर कितना है 1। यह मिल गया। अब रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। तो कंडीशन देखो, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1 अपान A2 ये इक्वल हो किसके? B1 अपान B2 के, और ये नॉट इक्वल हो किसके? C1 अपान C2 है ना। तो अब देखिए सबकी वैल्यू रखते हैं। तो A1 बराबर कितना है 3 और A2 बराबर कितना है 2, ये बराबर है B1 का मान यहाँ पे कितना है 2p बटे B2 का मान कितना है 5 और ये नॉट इक्वल है किसके? C1 अपान C2। तो C1 की वैल्यू कितनी है 2 बटे 8। अब यहाँ पे देखो इन दोनों से हम कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं। तो 3 बटे 2 बराबर किसके है 2p बटे 5। तिरिया गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा कि 2 दूना कितना हो गया 4p और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो p बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो 15 ही है, यहाँ 4 का गुणा है, इधर लाएंगे तो 4 से भाग देंगे। p का मान कितना आ जाएगा 15 बटे 4। अगर हम रखेंगे तो रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगी। तो ऑप्शन हमें दिख रहा है ना ए वाला, तो यही ए वाला ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही होगा। आगे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 7, इसमें दिया है कि 15 काट थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दिया क्या है कि 15 काट थीटा बराबर कितना है 8। ज्ञात क्या करना है हमें? साइन थीटा। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहां से हम कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कॉट थीटा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 बटे 15। अब काट थीटा बराबर क्या होता है? अगर आपको याद होगा लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण ये होता है। नहीं अगर याद है तो साइन थीटा और टैन का तो याद ही होता है ना सबको। तो काट थीटा हमें 8 बटे 15 आ गया है। तो टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा ये कॉट थीटा का उल्टा है ना। कॉट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा, टैन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा। तो इसका जब हम इनवर्स उल्टा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि 15 बटे 8। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि एक जो है ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना? यहाँ से देखो एक इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, और इसका हम नाम दे देते हैं। ये नाम दे दिया हमने ए, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर 15 बटे 8 है। तो tan थीटा अगर हम इसको हम थीटा ले लें, ठीक है, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। तो tan थीटा जो होता है वो थीटा के सामने की भुजा, यानी यहाँ कितनी आ जाएगी 15 बटे संलग्न भुजा। अब इसकी संलग्न भुजा BC है, यानी कि ये कितनी है 8। अब दो हमें पता चल गया तो तीसरी भुजा को हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पे AC, ये जो कर्ण का वर्ग है ये शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो कौन कौन सी भुजा है? AB का वर्ग धन आधार यानी BC का वर्ग। अब सबका यहाँ पे हम मान रख लेते हैं। तो देखो AC का वर्ग, अब AB बराबर कितना है 15 और BC बराबर कितना है 8। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा AC का वर्ग बराबर 15 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 225 और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64। अब यहाँ पे देखो यह आ गया हमारा AC स्क्वायर बराबर, अब 225 और 64 को हम जोड़ देते हैं। तो देखो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 6 2 8 और यहाँ पे दो कितना है 289। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे करोड़ी चढ़ा देते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जानते हो कि 289 का वर्गमूल कितना आता है 17। तो AC बराबर कितना आ गया 17। ये वाली भुजा हमें मिल गई 17। अब हमें निकालना क्या है? साइन थीटा। देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या कहता है कि थीटा के सामने की भुजा कौन है? AB। ये कितना है 15 बटे कर्ण। अब ये समकोण है ना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण कौन है? AC और इसका मान कितना आया है 17। तो साइन थीटा का जो मान आएगा वो 15 बटे 17 होगा। कहाँ पर है? देखो ऑप्शन हमारा ए वाला है, एकदम करेक्ट है, यही हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 8, इसमें है कि यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज है, कोण A बराबर कितना है 75 और कोण Y बराबर 57 हो, तो कोण C का मान होगा कितना होगा 58 48 45 या फिर 54। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा त्रिभुज A B और C
और दूसरा है हमारा x y और z, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दिया गया है हमें कि ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप है किसके, त्रिभुज x y z के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पहली बात। और संगत भुजाएं जो होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर ये आएगा कि हमारा कोण A ये बराबर होगा किसके, कोण X के। दूसरी बात की त्रिभुज ABC का कोण B त्रिभुज XYZ के कोण Y के बराबर होगा, और त्रिभुज ABC का कोण C ये बराबर होगा त्रिभुज XYZ के कोण Z के, ये होगा। अब यहाँ पर देखो हमें दिया क्या गया है कि कोण A बराबर कितना है, 75 अंश। तो कोण A बराबर किसके, कोण X के, यानी कि कोण X बराबर भी कितना आ जाएगा, 75। ठीक। दूसरा हमें यहाँ पे देखो ये है कि कोण Y बराबर कितना है, 57 अंश। तो जब कोण Y बराबर किसके है, कोण B के, तो कोण B बराबर भी कितना आ जाएगा, 57 अंश का। तो हमें यहाँ पर A और B मिला। अब हम लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितने को होगा, 180 के। तो कोण A का मान कितना आया है, कोण A बराबर कितना है, 75, यहाँ पे हम लिखते हैं 75 अंश। और कोण B का मान कितना आया है, यहाँ पे देखो 57 अंश, ये लिख लिया, प्लस कोण C ये हमें निकालना है, बराबर कितने को हो रहा है, 180 के। तो 57 और 75 दोनों को जोड़ दो, तो 7 5 12 के 2 हटा 1, फिर 7 5 12 1 13, यानी कितना आ जाएगा, 132 अंश प्लस कोण C बराबर किसके, 180 के। तो कोण C बराबर यहाँ पे देखो 180 है, अब ये धन का 132 है तो इधर जाएगा कितना जाएगा, ऋण का 132। तो कोण C, अब देखो 10 में से 2 निकाला कितना बचा, 8, यहाँ पे कितना बचा है 7, 7 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा, 4, यानी कितना आएगा 48 अंश। कोण C जो आएगा वो 48 अंश। ऑप्शन कहाँ है, देखो ये B, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9, इसमें देखो है कि बिंदु M कितना है, ऋण 3, 4 और मूल बिंदु से दूरी होगी कितनी, 5 की, 6 की, है ना, करड़ी में 49 और D बराबर है 1 का। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु कितना होगा, 0 0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु है M, इसका निर्देशांक हमें दिया है -3 और 4। अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या होगा, ये हमारा x1 है और ये y1, इसी तरीके से ये है x2 और ये है y2। अब मूल बिंदु से दूरी हमें क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस। तो D बराबर ये होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब सारी वैल्यू को आप रख दीजिए। x2 का मान कितना है, देखो x2 का मान कितना है, -3 माइनस x1 का मान कितना है, 0। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 4 माइनस y1 का मान कितना है, 0, इसका हम करते हैं होल स्क्वायर। तो D बराबर कितना हो जाएगा, देखो -3 में आप -0 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -3, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 निकालोगे तो हमें 4 मिलेगा, इसका हो गया स्क्वायर। अब D बराबर देखो ऋण 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9, ऋण 3 गुणे 3, 3 तरीका 9, ऋण धन हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर कितना आ गया, 16। अब आगे देखिए D बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 और 9 कितना होता है, 25। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5। D बराबर कितना आ रहा है, 5। ऑप्शन कहाँ है, देखो A, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। हमारा प्रश्न नंबर 10, इसमें है कि बिंदु -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो ये कोई रेखाखंड है ना, क्या है ये, A और B, ये कोई रेखाखंड है। अब इसका देखो निर्देशांक, यानी कि A का निर्देशांक कितना है, -2 है और 6 है, B का निर्देशांक कितना है, -2 है और 10 है। अब इसका ये कोई मध्य बिंदु है ना, ये हम ले लेते हैं कोई मध्य बिंदु, और इसका निर्देशांक हम ले लेते हैं x और y, ये हमने मान लिया। अब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि x बराबर जब हम निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2, ये होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2। दूसरा जब y बराबर निकालेंगे तो ये y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला होता है।
अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो x1 है, x1 कौन है, ये हमारा x1 और ये है y1। इसी तरीके से यहाँ पे x2 और ये है y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस, और x2 की वैल्यू कितनी है, ये भी है -2 बटे में 2, और y बराबर, अब y1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 10 बटे 2। तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये है -2 और धन और ऋण मिलकर क्या हो जाएगा, ऋण 2 बटे में 2, और y बराबर कितना हो गया, दच्छा कितना हो जाएगा 16 बटे 2। अब देखो तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो ऋण 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसमें आएगा, ऋण 4 बटे 2, और y बराबर कितना है 16 बटे 2। दोनों को काट दीजिए तो 2 दूना के 4, ये आ जाएगा ऋण 2, और ये 2 अट्ठे 16, कितना जाएगा 8। यानी कि x बराबर कितना आया, ऋण 2, और y बराबर कितना आ रहा है 8। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने लिया था x कामा y, तो x की वैल्यू कितनी है, ऋण 2 है, कामा y की वैल्यू कितनी आई है 8। यही मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ऑप्शन कहाँ है, ऋण 2 और 8, ये देखिए ए वाला, ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंबवत किसके है, BC हो, तो AD स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, 1/2 CD स्क्वायर, B है 4 CD स्क्वायर, और C है 2 CD स्क्वायर, और D है 3 DC स्क्वायर, 3 CD स्क्वायर। अब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज सबसे पहले हमें बनाना है कि समबाहु त्रिभुज, तो यहां पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C। अब चूंकि ये देखिए समबाहु है, तो AB बराबर किसके है, BC के, ये बराबर किसके है, AC के, और ये सारी भुजा को हम A मान लेते हैं। यानी कि ये हमारा A, ये भी A है, और ये जो BC है ये भी A है, तीनों भुजाएं A है, यानी कि एक समान है। अब यहाँ पर AD परपेंडिकुलर, यानी AD लंबवत खींचा गया है किसके, BC के, तो AD से एक हम लंब डाल देते हैं किस पे, BC पर, A से, है ना, AD लंब खींच लेते हैं, तो इसको हम दे देते हैं नाम इसका D। ठीक है। अब बात देखिए, मेरी ध्यान से बात सुनो। अब जब ये इस पर लंबवत है ना D, तो ये D जो है इस BC का मध्य बिंदु होगा। तो जब मध्य बिंदु है तो ये BD ये बराबर किसके होगा, CD के, और A का ये आधा हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा A/2 और ये भी आएगा A/2। ठीक। अब इसमें हम कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं ADB में, तो यहाँ हम लिखते हैं कि त्रिभुज ADB में कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं आप, ADC भी ले सकते हैं। तो देखो ये समकोण लंबवत है, तो कैसा होगा, समकोण 90 अंश का कोण बनाएगा। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, AB, तो ये हो जाएगा हमारा कि AB का वर्ग ये बराबर होगा शेष दो भुजा कौन कौन सी हैं, BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, ये आया। अब सबकी वैल्यू, तो AB बराबर कितना है A, तो ये हो गया A का वर्ग, और BD बराबर कितना है A/2, इसका वर्ग हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा AD का वर्ग। ये अब आगे देखिए, तो ये आया क्या चीज, A², और ये हो जाएगा हमारा A², और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, प्लस क्या होगा यहाँ पे AD का वर्ग। अब अगर हम AD² बराबर निकालें तो इसको इधर लाके घटा देंगे, तो A² माइनस हो जाएगा कि A²/4। तो देखो AD² बराबर, अब 4 का यहाँ ले जाके आप गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 4A² माइनस का A², और दोनों का हर कितना हो जाएगा 4। तो देखो AD², अब 4A² में से एक A² निकाल लो, कितना बचेगा 3A²/4। ये हमारा वैल्यू आती है किसकी, AD की। ठीक। अब यहां पर देखिए, अगर ये CD, ये जो हमें वैल्यू दी गई है CD, BD बराबर किसके है, CD के, तो ये भी आधा है ना कि CD भी किसका है, कितना है A/2 का। तो जब हम CD का वर्ग करें, किसका, CD का, तो जब हम CD का स्क्वायर करेंगे तो हमें A/2 का भी वर्ग करना पड़ेगा, दोनों का। तो ये हो जाएगा देखो CD का वर्ग, अब A का स्क्वायर कितना हो जाएगा A², और 2 का वर्ग कितना आता है 4, यानी कि CD² बराबर आ जाएगा A²/4। तो हमें निकालना क्या है कि AD² बराबर, ये निकालना है कि AD² बराबर कितना, 3A²/4,
इसको हम लिख सकते हैं 3 यानी 3 गुणा ए स्क्वायर बटे 4 के। तो देखो बहुत ध्यान से समझो, तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 3 गुणे अब ए स्क्वायर बटा 4, ये जो वैल्यू हम निकाले हैं ये किसकी है, सी डी स्क्वायर की है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी डी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सी डी का स्क्वायर, ये संबंध आएगा, यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर होगा किसके, 3 गुना सी डी के स्क्वायर के। तो ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है, देखो डी वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि आपको आने वाला जो एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हो, मेरे पढ़ाने का तरीके से आपको कोई फायदा हो रहा हो, तो आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12, इसमें है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक कितना है, 7 5 5 7 -3 और 3। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। अब यहां पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, ए बी सी। कि मान लीजिए हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, अब सबके निर्देशांक देखिए, ए का निर्देशांक कितना है, 7 5, बी का निर्देशांक कितना है, 5 और 7, और सी का निर्देशांक कितना है, -3 और 3। ये हो गया। अब इसका मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है, डी, और ए से हम डी को मिला देते हैं। ठीक है, अब इसे हमें ए डी की माप ज्ञात करनी है। तो ए डी की माप हमें ज्ञात करने के लिए डी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो डी का निर्देशांक हम यहाँ ले लेते हैं कि x और y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो b और c का मध्य बिंदु क्या आ रहा है, d। तो जब मध्य बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होता है कि dx, अगर हम यहाँ कर लें कि dx ये बराबर क्या हो जाएगा कि x1 + x2/2। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ये x1 है, और ये क्या है, ये y1, और ये हमारी बन जाती है क्या, x2, और ये क्या होती है, y2। ठीक है, तो x1 + x2 यानी कितना हो जाएगा कि 5 प्लस, और x2 की वैल्यू कितनी है, -3 बटे क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया। और dy इसको हम निकालें तो y1 + y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 3 बटे का 2। तो देखो dx, अब ये हो गया देखो 5, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 बटे का 2, और dy ये निकाल लीजिए, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 बटे 2। 2 से आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ dx निकालेंगे तो 5 में से 3 निकाला, कितना बचा, 2 बटे 2 करेंगे तो 2 से काटा कितना आया, 1। यानी कि जो ये हमारा d है इसका निर्देशांक कितना आ रहा है, 1 और 5। अब हम AD निकाल लेते हैं, है ना, ये दूरी है ना। तो दूरी का जो फार्मूला होता है कि d बराबर, ये क्या होता है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो x2, अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, और ये क्या होगा, y1, और ये होगा देखो x2, और ये होगा y2 है, और d। तो x2 कितना है यहाँ पे, 1 माइनस x1 कितना है, 7, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 कितना है, 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 5, इसका होल स्क्वायर। तो d यानी कि डिस्टेंस, दूरी। तो ऋण 7 में से 1 हम निकाल देंगे, कितना बचेगा, ऋण 6 का वर्ग, और 5 में से 5 निकाला, 0 बचा, इसका वर्ग कर दिया। तो d बराबर आ जाएगा हमारा देखो 6 का वर्ग, ऋण 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36, और 0 का वर्ग कितना आएगा, 0। तो d बराबर कितना आ गया, देखिए 36 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36। अब यहाँ से हम d बराबर निकाल लेते हैं, तो 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 6। तो उनकी दूरी कितनी आ जाएगी, 6। यही हमारा आंसर होगा, 6 मात्रक, यही होगा। तो ऑप्शन चूज करिए, ऑप्शन कहाँ है, देखो सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13, इसमें है कि यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे देखो ये दिया गया है हमें कि sec थीटा बराबर कितना है, 2, और हमें थीटा बराबर क्या करना है, निकालना है। तो अगर आपको सारणी याद होगी, है ना, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे, साइन थीटा
cos थीटा है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, tan थीटा, cot थीटा, ये पूरी सारणी एक है। अगर वो आपके दिमाग में होगी या आप उसे बनाना जानते होंगे, है ना, मैं शायद उसको एक बार बता चुका हूँ, चैनल पे होगी, आप चाहे तो उससे देख सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो थीटा की जगह कितना आया है 60, यानी कि थीटा बराबर कितना आएगा 60। ये होगा ऑप्शन, देखो कहाँ है बी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, देखो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा या डी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया, इंटू ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक सर्व समीकरण है जिसका मान 1 होता है, इंटू और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन कहाँ है डी, ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16, इसमें है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। हमारा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। अब इस वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हम इसमें वर्ग खींचे इस तरीके से, मान लीजिए कि ये हम एक वर्ग बना देते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो वर्ग का ये जो विकर्ण होगा ये क्या होगा, ये वृत्त के व्यास के बराबर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण ये क्या होगा, ये वृत्त का व्यास, ये आएगा। अब देखो वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर हमें 4 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक है। तो हम वृत्त का व्यास ये निकाल सकते हैं ना, d बराबर कितना होगा 2r के, तो ये आ जाएगा कि 2 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो वृत्त का जो व्यास है यही जो है हमारा क्या है, वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण कितना है ये 8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का जो विकर्ण है ना, इसके वर्ग बटे 2, ये फार्मूला होता है, इसके बराबर होगा। अब वर्ग का विकर्ण कितना है 8, इसका हम वर्ग कर दें बटे 2 कर दें, तो 8 अट्ठा कितना हो गया 64 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नंबर 17, इसमें है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। देखो वर्ग अंतराल कितना है 3 से 5, इसकी बारंबारता है 4, 5 से 7 की बारंबारता 2 है, 7 से 9 की बारंबारता 1 है, 9 से 11 की बारंबारता 3 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है और आप इसे बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर एक सारणी बना लिया, ठीक है। ये वर्ग अंतराल बारंबारता, फिर उसके बाद मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालेंगे कि दोनों को वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़ देते हैं, 5 3 8 और 8 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 7 5 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 4 2 6, 6 2 कितना आ जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। अब f इंटू एक्स यानी दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 चौका कितना आ गया 16 और 2 6 कितना होता है 12 और 1 8 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 3 10 में कितना आ जाएगा 30। अब उसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं योगफल, यहाँ पे सबका हम योगफल निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ, तो कितना है 4 2 6 1 7 3 कितना हो गया 10 और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे 6 तो 8 8 16 के 6 आता है 1 और 1 1 2 और 3 कितना हो गया 5 और 1 6 यानी 66। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा कि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 66 और सिग्मा एफ का मान कितना है 10, ये सिग्मा एफ है। तो अब भाग दीजिए, तो 10 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.6। ऑप्शन देखो हमारे पास कहाँ है सी वाला, ये वाला ऑप्शन क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। ये देखो हमारे पास प्रश्न नंबर 18, इसमें है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये जो पासा है तो पासा में कुल संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक की संख्या अंकित होती है। अब इसमें हमें अभाज्य संख्या ढूंढना है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन आएगी देखो 2, यानी कि जो 1 और अपनी संख्या से कटती है वो अभाज्य संख्या। 2 हो गई,
3 हो गई और 5, यानी कुल कितनी है 3, और यहाँ पे कुल कितनी संख्या आ रही है 6। तो ये जो हमारा है ये कुल मान है ना, और ये कुल स्थित है और ये अनुकूल स्थित है। तो प्रायिकता जो होगी, अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी, तो अनुकूल स्थित बटा कुल स्थित। तो अनुकूल स्थित कितनी है 3 और कुल स्थित कितनी है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कितनी आ जाएगी 1/2। ऑप्शन कहाँ है देखो बी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। एक और पेपर का जब मैं सॉल्व करा रहा था तो उसमें भी ये आया था क्वेश्चन है ना। प्रश्न नंबर 19, इसमें है कि यदि किसी आवृत्त का वितरण का माध्य कितना है 20.25 तथा माध्यिका है 21, तो उसका बहुलक होगा कितना 20.5, 21 या 21.5, और डी है 22। यहाँ देखिए माध्य कितना है 20.5 और माध्यिका दिया है 21। हमें ज्ञात क्या करना है बहुलक। तो इसके लिए देखो एक फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये होता है। अब यहाँ पे रखते हैं 3 गुणे माध्यिका कितनी है 21 है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 20.5 है, गुणा कर दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 आ जाएगा। 2 पच्चे 10 के 0 आता है 2 0 0 1 और 2 दूना 4, यानी कितना आएगा 41। तो 63 में से 41 घटा दे तो 3 में से 1 गए 2 और 6 में से 4 गए 2, यानी कितनी आ रही है 22। बहुलक कितना आएगा 22। ऑप्शन कहाँ है देखो, ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा। अब ये बहुविकल्पी जो प्रश्न थे खंडा के, इसका आखिरी प्रश्न है 20वां है ना। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप जानते हैं देखो प्रायिकता के लिए जैसे पीई है ना, ये क्या होना चाहिए कि ये 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटी, ये कंडीशन होती है। यानी कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो 0 और 1 के बीच होती है, ये बात आप याद रख लीजिए, 0 और 1 के बीच होगी। अब ऑप्शन अगर आप देखिए ए वाला ऑप्शन कितना है 4/3। अगर हम 3 में 4 से भाग दें तो कितनी मरतबा जाएगा देखो 3 एकम 3 है ना, 4 में से 3 निकाला कितना बच्चा 1, पॉइंट लगा करके हम 0 बढ़ा दें तो 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा 3 तिरिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिरिका 9, यानी कितना आएगा 1.33 लगभग में ये मान आएगा है ना, कितना आएगा लगभग। तो यहाँ पे देखो ये 1 से ज्यादा है ना। अब प्रायिकता क्या होनी चाहिए कि 0 और 1 के बीच होनी चाहिए, और 1 से ज्यादा है, तो यही ऑप्शन तो सही होगा। करेक्ट ऑप्शन यही है कि यही जो है प्रायिकता नहीं हो सकती किसी घटना की। ठीक, दूसरे ऑप्शन को भी आप चेक करके देख सकते हैं कि b बराबर कितना है 2/3। अब 3 से जब आप भाग देंगे तो 0 दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा हो जाएगा 20, 3 छक 18, 20 में से 18 निकाला कितना बच्चा 2, फिर 0 बढ़ा देंगे 20, 3 छक 18, ये भी 0.66 लगभग में ये भी आ रहा है ना, करेक्ट वैल्यू एकदम नहीं है। तो ये क्या है 0.66, यानी कि 1 से कम है, 0 और 1 के बीच है, ये 0 और 1 के बीच वैल्यू आ रही है, तो ये तो हो सकती है किसी घटना की प्रायिकता। सी देखते हैं हम, सी कितनी है 1, तो ये भी 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। डी हम देखते हैं, तो डी कितना है 3/5, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो तो 5 छक 30, ये 0.6 आ रही है, तो ये भी क्या है ये 0 और 1 के बीच है, ये भी 0 और 1 के बीच है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती। अगर नहीं हो सकती है तो कौन, ए वाली नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मान 1 से ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा ए, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने ये जो 2024 कौन सा बेटा 2024 का सेट नंबर 7 था, इसको हम इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे खंड आ के, इसके खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले जो प्रश्न हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो प्रश्न नंबर 21 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें है ना, आंसर लगाते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें है ना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। चैनल बहुत बड़ा नहीं है, आप ही इससे बड़ा कर सकते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।